नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पॉलिटिकल पंचायत। में हूं आपके साथ दशरथ सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लगातार राजस्थान की राजनीति में विषय बना हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही पार्टियों में अलग अलग तरीके से लगातार नेताओं की बात चल रही है। कांग्रेस ने जहां जिलाध्यक्ष बनाए और आज एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक की। कांग्रेस बड़ी मीटिंग करने जा रही है दिल्ली में। उसी को लेकर जिलाध्यक्षों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत टीकाराम जूली भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे। उनसे जानेंगे कि किस तरह की रणनीति को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। क्या लगता है, क्योंकि लगातार जिलाध्यक्ष बनाने के बाद एक बड़ी मीटिंग करते हैं और अब उनकी बड़ी मीटिंग दिल्ली में भी है। देखिए, यहाँ पर जो आज मीटिंग हुई है इससे संदेश गया है कि जो ये कहा जा रहा था कि पायलट, डोटासरा और गहलोत सब एक नहीं है, वो एकजुटता का संदेश दिया है। रंधावा खुद थे यहाँ, और जबकि सचिन पायलट ने परसों ही बता दिया था कि वो 2 दिन के दौरे पे टोंक जाएंगे। तो उनके दौरे से पहले ये जो संगठन की जो एक तरह से बैठक समझ लीजिए, और जो जिलाध्यक्ष आए थे, जिन्होंने ताकत दिखाई, डोटासरा, टीकाराम जूली, सबने मिलकर के समझाया कि अब हमारा कांग्रेस एकजुट हो चुका है। और यहाँ से एक बड़े संदेश की बात हुई। इसमें रोचक बात यह रही कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसआईआर को लेकर के हम लोग मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है, राहुल गांधी के प्रमुखता में है बिहार चुनाव। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर एसआईआर को लेकर के मुद्दा बनाया। यूपी में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। सभी चुनावों को लेकर के अलग अलग जो उनके स्टेट्स के प्रभारी हैं, जो नेता हैं, वो लगे हुए हैं। तो डोटासरा ने ये कह दिया है, समझा दिया है संगठन को, भाई एसआईआर को लेकर के हमें ग्रामीण लेवल तक जमीन पर जाना है, क्योंकि ये राहुल गांधी का विजन है और इससे ही सरकार को घेर सकते हैं। इससे हम कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, वोट नहीं कर सकता है। इस पर पूरा काम किया गया। आज जिस तरह से बातचीत चल रही थी कि इनके अंदर गुटबाजी है, आज तमाम नेताओं को बैठाया गया, बातचीत की गई। आगे की रणनीति किस तरह से कांग्रेस की हो सकती है? कांग्रेस क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी है, उसी को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, पंचायती राज में चुनाव को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन रोचक बात यह रही कि आज गहलोत खुद मौजूद रहे। और चूंकि अब बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से लोग गहलोत को घेर रहे थे कि इनके नेतृत्व में वहां पर चुनाव देखा गया, पर्यवेक्षक थे, चुनाव हार गई वहां पर कांग्रेस, तो गहलोत को भी दिखाना पड़ा। कभी आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आला कमान नहीं हूँ, मुझे राजस्थान की बातें पूछो। तो जो ये कहा जाता था कि गहलोत राजस्थान में दिखते नहीं थे और अचानक से सरकार आती, विधायक आते और चुनाव जीत करके आते, तो इस सरकार में मुख्यमंत्री बनने आ जाते थे। अब गहलोत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया हम तो पहले दिन से हैं, जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तब से हम लगे हुए हैं काम में। तो गहलोत का जो आज एक मास्टर स्ट्रोक था, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक वाले मुद्दे में बोला और राजस्थान से जोड़ के बोला, तो बहुत सारी चीजें कल समझ में आएंगी जब अखबार लोग खोलेंगे कि यार ये क्या हुआ, गहलोत जी अचानक से यहाँ क्या फ्रंट फुट पे आ गए। नहीं तो पायलट, टीकाराम जूली, डोटासरा, इनको लेकर के मीडिया जहाँ एक तरह से देखती रहती है, आज गहलोत के बयान को बड़ा प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरह से लगातार अशोक गहलोत की बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वो सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं फील्ड में, मीडिया बाइट्स भी लगातार कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार डाल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत तो कहीं क्या ऐसा लगने लगा कि मुझे सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि राहुल गांधी का बयान चर्चाओं में हुआ था जब गुजरात में इनकी बड़ी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कहा था कि लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, तो इस तरह की बातें थी। उसके बाद लगातार अशोक गहलोत सक्रिय नजर आए। क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बाइट्स दे रहे हैं सरकार को, आज भी घेरा उन्होंने, और कल किस तरह से राजेंद्र राठौड़ को सरकार ने आगे किया। देखिए, कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी जो बारात वाला घोड़ा और दौड़ने वाला घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा की बात उन्होंने की थी, उसको लेने के बाद से ही कांग्रेस में जो 70 पार के जो लीडर्स हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि यार हमारा नंबर ना आ जाए। और ऐसे में कमलनाथ को देखिए, वो दूर हैं, तमाम और राज्यों के जो पुराने नेता दूर हैं, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर सक्रिय हैं। उन्हें चिंता सता रही कहीं ऐसा ना हो कि उनके समय पे रहते ही कोई नया आ जाए और वो यहाँ पर बैकअप कर ले, गैपअप कर ले और उनकी जगह को खाली भर दे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनके रहते अभी वही लीडर रहे यहाँ पर, क्योंकि उनके काम है, उनके कार्यक्रम है, उनके लोग हैं। और जिस तरह के अंतर उपचुनाव में रिजल्ट आया है, उससे अशोक गहलोत के मन में लड्डू जरूर फूट रहे हैं, भाई अब लड्डू हमें मिलने वाले हैं। देखिए, एक और कवायद जिलाध्यक्ष की घोषणा होती है और तमाम जिलाध्यक्षों को एक रणनीति के तहत, आप इसको रणनीति मानते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग अशोक गहलोत के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, वो चाहे कोई भी जिलाध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि लगातार मिलने का दौर चल रहा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाल रहे हैं कि आज यहाँ के जिलाध्यक्ष मिले, आज यहाँ के जिलाध्यक्ष मिले।
जब लिस्ट आई थी तो पहले दिन यही कहा जा रहा था कि 18 लोग, 19 लोग डोटासरा के हैं, 9 लोग गहलोत के हैं, 8 लोग सचिन के हैं, कुछ लोग हरीश चौधरी के हैं, कुछ लोग जो है चांदना के हैं, कुछ लोग भवा जितेंद्र के हैं। लेकिन सब बातों को ले लिया जाए तो सब कहते हैं कि डोटासरा ही गहलोत के हैं। तो वही जो जादूगर की बात होती है कि जादू तो असल छड़ी जो है उसको गहलोत में है। अभी जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग नहीं मिल रहे हैं कि भाई चलो डोटासरा ये वो, लेकिन वो कह रहे सारी कांग्रेस ही गहलोत की है। तो अब वो बंटवारा करना और कौन किसका ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की पॉलिटिक्स में गहलोत की सक्रियता ने बहुत नए नए जो संकेत हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। अभी हलचल है पार्टी में। धारीवाल वाला वो एपिसोड जब हुआ था उसका एक बयान याद आता है जो शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही है जो है आला कमान, कौन आला कमान जो हुआ था, कौन आला कमान, काला कमान, तो यही है, अशोक गहलोत ही आला कमान है। अब अशोक गहलोत की सक्रियता ये बताती है कि चूंकि जिस तरीके से भाजपा में वसुंधरा को किनारे किया गया बहुत योजनाबद्ध तरीके से, गहलोत को लगता है कि हमें ऐसा ना किया जाए, इसलिए हर कार्यक्रम में एक्टिव हैं, हर चीज में एक्टिव हैं और हर जगह अपने सियासत को खेल रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी में तो डिसीजन पावर है, लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा डिसीजन पावर हो सकता है? क्योंकि वहां तो डिसीजन लिया गया, मुख्यमंत्री भी नया बना दिया गया, कई राज्यों में बना दिए गए, और वो डिसीजन जो ले लेते हैं हो जाता है। ये क्या होता है कि पॉलिटिक्स का सिस्टम है कि जो केंद्र में मजबूत है, राष्ट्रीय पार्टियों में जब उनका केंद्र मजबूत होता है तो स्टेट उनके कब्जे में होता है। अभी केंद्र उनका बहुत कमजोर है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कमजोर माने जा रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह सक्रिय नहीं है, वो कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ दिन बाहर चले जाते हैं। सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं, प्रियंका को भी सांसद बना करके बिजी कर दिया गया है उधर। तो ऐसे में ये कभी कांग्रेस में भी ऐसे होता था कि यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया एक बयान दिए और अगले दिन सीएम कुर्सी चली गई उनकी। अब वो उस तरह का आला कमान नहीं है, तो इसलिए अशोक गहलोत को ही लोग कह रहे हैं कि यही आला कमान है, क्योंकि अब जो पावर है टिकट देने न देने, काटने लेने का, संगठन जगह मिलने न मिलने का, जिसके पास पावर है वही आला कमान है। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में किस तरह से देखते हैं? संगठन की लिस्ट आ जाती है, लिस्ट में तमाम नाम आते हैं, उस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर 408 दिन के बाद यही लिस्ट लानी थी तो उसी समय जारी कर देते आप। लेकिन वो देखिए प्लानिंग के तहत काम हो रहा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, आंदोलन प्रदर्शन धरना करना नहीं है, मुद्दों पे जवाब देना है, तो जवाब देने के लिए मंत्री तैयार हैं। संगठन में जो लोग थे वो काम कर ही रहे थे, ज्यादातर वही लिस्ट रिपीट हुई है जो वायरल हुई थी। कुछ शहरों को बाहर किया गया, जैसे विधायक सांसदों को कहा जाता है इनको जगह मिलेगी, नहीं मिल पाई। कुछ विधायक को, 2-3 विधायकों को बाहर किया गया, दो को लाया गया, जिनको लाया गया उनको प्रवक्ता बनाया गया। तो वो भी देख रहे थे कि मैं तो कैबिनेट मंत्री बनने वाला हूँ, पहले उनको संगठन देकर मिल गई, भाई शांति रखो यहाँ पर आकर के। और जो दोनों विधायक आए हुए हैं वही 2 तरीके के विधायक, एक ओबीसी और एक एससी, और एक ओबीसी और एक एससी को अंदर लाया गया। वहां ओबीसी में जाट गया है, वहां ओबीसी में बाबा बालकनाथ की बात हो रही है, और एससी में गोठवाल बाहर गए तो वर्मा अंदर आए, तो जाति समीकरण बैठा लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों विधायकों को अंदर ला गया, 2 विधायकों को बाहर किया गया। पूर्व विधायक जो कभी पार्टी के बड़े मजबूत माने जाते रहे, जिनको अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा था, रामलाल शर्मा को आपने जो है प्रवक्ता बना के छोड़ दिया। कुछ मजबूत प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया, जैसे लक्ष्मीकांत भारद्वाज, अशोक सैनी, हिमांशु शर्मा को, और स्टेपी चौहान को आपने प्रवक्ता बना दिया। तो बहुत कुछ फेरबदल हुआ है, इसलिए कहानी में समझ में किसी को आ नहीं रही है। क्या लगता है कि जिन प्रवक्ताओं को बाहर किया गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जब राजनीतिक नियुक्ति होंगी तो उनमें जगह मिल सकती है? देखिए, संभावनाओं का द्वार खुला है, पॉलिटिक्स है यहाँ, और संगठन के बाद सरकार की चर्चा होगी। अब सरकार की चर्चा में जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी या आयोग की बात होगी, सारी बातें होगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों करेंगे ये लोग, जब संगठन करने में इनको 1.5 साल लग गया तो सरकार में बदलाव क्यों करेंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव कभी इसके बदलाव से होना जाना है नहीं। पंचायत चुनाव का एक मेमोंटो होता है, वो बना रहता है, उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। और जो उनके इलाके में, जैसे मान लीजिए कभी आपने अचानक से यूडीएस मंत्री को चेंज कर दिया, आपने पंचायती राज मंत्री को चेंज कर दिया, तो ग्रामीण और नाराज होंगे, उनका काम हो रहा था, काम रोक दिया आपने। तो अभी मेरे ख्याल से इस तरह का बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है, फिलहाल संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। क्या लगता है कि संगठन में जो लिस्ट आई है, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ जो बड़े नेता रहे हैं, क्या इनके भी नाम इन पैनल में है? कई बार चर्चा होती है कि तब वो जो नहीं दी जा रही है, अब लिस्ट भी आ गई, और ओम माथुर की पोती कि मैं
अमित शाह के साथ एयरपोर्ट तक जाते हैं राजेंद्र राठौड़, बड़ी चर्चा होती है उसकी। देखिए, ये जो भी लिस्ट आएगी हम ही लोग खोजते हैं कि कौन किसका है इसमें, क्योंकि पता है पॉलिटिक्स में बिना अप्रोच के कोई आता नहीं है, और जो संघर्ष कर रहा है वो कार्यकर्ता होता, नेता नहीं होता है। वो हमने बहुत लोगों का, आपने भी देखा होगा, लोग देखे हैं कि कोई 30 साल से कार्यकर्ता ही रह गया बेचारा, वो उठ ही नहीं पाया और समर्पित है पूरा तन मन धन से। और कुछ लोग कल आए और परसों से ही अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए और विधायक साहब से सब बनते चले जा रहे हैं। तो अप्रोच को खोजा जाता है कि अगर ये इस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, इसके पीछे खिलाड़ी कौन है। कई नाम है इसमें, वसुंधरा के भी नाम है, कई इसमें राठौर के नाम है, कई इसमें सतीश पूनिया के लोगों के नाम है, कुछ इसमें राधा मोहन अग्रवाल के व्यक्तियों के भी नाम है। एक नाम पे बड़ा विवाद हो गया था, आपने देखा होगा किस तरीके से ज्योति खंडेलवाल को बाहर किया गया और उनकी जगह एकता अग्रवाल को लाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं और बिना किसी अप्रोच के कोई संगठन जगह नहीं पाता है, ये तब तय है और एकदम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातिगत समीकरण को भी फिट बैठाना पड़ता है, कई ऐसी चीजें हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जातिगत जो समीकरण है, चाहे वो किसी चुनाव में देख लो, पंचायती राज चुनाव, किसी भी जगह देख लो, जातिगत फैक्टर हावी है। इसलिए मैंने कहा कि एक ओबीसी यादव और एक एससी लाया जाएगा, और एक ओबीसी जाट और एक एससी को लाया गया संगठन में। आप 2 विधायक को बाहर किए, 2 विधायक ले आए, अब उन 2 विधायकों को क्या करेंगे आप? अब उन 2 को ले जाएंगे, 2 को हटाना पड़ेगा। भाजपा में अभी कोई यादव मंत्री के तौर पे नहीं देखा जा रहा जिसको पावरफुल माना जाए, क्योंकि अभी आप देखिए जैसे राजस्थान की कई सारी सीटें ऐसी हैं, शाहपुरा जो पूरा कोटपुतली है, अलवर में कई सारी सीटें हैं, कुछ सीटें ऐसी जहां पर यादवों का बाहुल्य है। तो यादव मंत्री न होने से भाजपा में थोड़ी नाराजगी हो रही है, क्योंकि सरकार में भी कोई नहीं है और विधायक आपके पास है और संगठन में भी कोई नहीं है। तो बाबा बालकनाथ को लाने की कोशिश की जा रही है कि उनको ले आया जाए, जिससे यादव खुश हो जाएंगे, संगठन में थोड़ा माहौल बनेगा, सरकार माहौल बनेगा, और बाबा बोलेंगे तो थोड़ा चार्मिंग बना रहेगा जब तक सरकार रहेगी। क्या अगर वैसे कह रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चर्चाएं बहुत हैं, क्या लगता है वो कितने मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, इस पर कोई आपका क्या ओपिनियन है? बहुत फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको बनाया गया था समीकरण वही सारा साधा गया था और उसमें बहुत कुछ एस्टैब्लिश किया गया कि ये इस जाति से है, उस जाति से है। कुछ को प्रमोशन मिल सकता है, कुछ को डिमोशन मिल सकता है, कुछ हटाए जा सकते हैं। और चूंकि 6 सीट ऑलरेडी 6 संख्या खाली है तो उसको भर सकते हैं। अब उसमें जैसे सरदार की तौर से कोई नहीं है तो गुरमीत बहार की चर्चा हो रही है, उनको लाया जा सकता है। सुरेंद्र पाल टीटी बाहर हो चुके हैं, उनको संगठन लाया गया है, पहला नाम उन्हीं का, सबसे बुजुर्ग ओम दराज वही है पार्टी में। तो मुझे लगता है कुछ तो समीकरण साधा जाएगा, कुछ हटेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ प्रमोट होंगे, कुछ डिमोट होंगे, और जो डिमोट होंगे बाहर जाएंगे, जो प्रमोट होंगे राज्य मंत्री से, जैसे जवाहर सिंह बेड़े की चर्चा हो रही है कि भाई उन्हें हो सकता है इस बार जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, कोई पंचायती राज को भी दिया जाए। इस पर चर्चा हो रही है कि भाई कई सारे ऐसे मंत्री हैं, जैसे के बिश्नोई की चर्चा हो रही है, तो उनको भी प्रमोट किया सकता है बिश्नोई समाज की वजह से, क्योंकि आप संगठन देखिए किसी को बिश्नोई को चर्चा भी हो रही थी, काफी चर्चा रही है, हनुमान बेनीवाल उनके साथ, वो सब सारी चीजें रही, क्योंकि संगठन में कोई बिश्नोई नहीं है, मजबूत बिश्नोई नहीं है, तो सरकार में रखना पड़ेगा। और बिश्नोई समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस की जो संगठन लिस्ट आई है, एक भी बिश्नोई नहीं आ पाया, तो कांग्रेस के लोग नाराज है कि आपने बिश्नोइयों को अलग कर दिया। तो बिश्नोई समाज को साधने के लिए बीजेपी सरकार में एक बड़ी बिश्नोई को आगे पीछे कर सकती है। यादव की बात भी आप कर रहे हैं? यादव भी हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ की बात मैं कर रहा हूँ, हालांकि उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन यादव समाज से आते हैं और यादव उनको लेकर के काफी खुश रहते हैं। जैसे योगी जी की कोई जाति नहीं थी, लेकिन क्षत्रियों ने मान लिया। योगी जी ने खुद कहा मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मुझे गर्व इस बात का। तो मुझे लगता है कि यादव समाज से एक जो है बाबा बालकनाथ की जगह कृपलानी और पुष्पेंद्र राणावत की भी बात बड़ी चर्चा है, बहुत लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, सचिन कृपलानी और पुष्पेंद्र राणावत, जो ये दोनों एक तो मेवाड़ से, एक मारवाड़ से हैं, तो दोनों को साधा जा सकता है, क्योंकि सीपी जोशी के बाद वहां किसी को मंत्री नहीं बनाया गया और पाली के ही राणावत भी हैं, पाली के अध्यक्ष भी हैं, तो चर्चा होती है। लेकिन ये दोनों वसुंधरा गुट के माने जाते हैं, तो क्या इन पर दांव खेला जाएगा, इन्हें फिर मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, देखने वाली बात होगी। गुट की बात जरूर है कि किसको गुट किससे तवज्जो मिलती है, नहीं गुट देखा जाएगा, क्योंकि मैं पहले कहा कि जैसे संगठन में लोग आते हैं जुगाड़ से, अप्रोच से, वैसे जुगाड़ और अप्रोच से सरकार में भी आते हैं। जनता भले ही चुनती है, लेकिन ये अप्रोच मंत्री के लिए जरूर लगाना पड़ता है, बिना उसके नहीं बन सकते आप। नहीं तो हर आदमी कहेगा मैं 70,000 जीता हूँ, मैं 40,000 जीता हूँ, मुझे मंत्री बनाइए। तो वहां भी अप्रोच चलती है, जाति समीकरण बैठता है, और सरकार में रहकर कौन कंफर्टेबल हो सकता है संगठन के लिए भी, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी ने, और लगातार चर्चाएं हम करते रहते हैं किस तरह की, और वो जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि जो सियासी चर्चाओं पर तस्वीरें सामने आती हैं
जो रोज की जो चर्चाएं होती है उन पर बातचीत होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब भी फेरबदल होगा तो कुछ मंत्री आ सकते हैं, कुछ बाहर जा सकते हैं और कुछ का डिमोशन प्रमोशन हो सकता है। ऐसे में कई सीट जो खाली है, 6 अभी भी जो 6 लोगों को मंत्री अभी भी बना सकते हैं। ऐसे में 30 मंत्री बनने होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसका नंबर आएगा वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फेरबदल होगा तब। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही है। आज बड़ी मीटिंग उनकी हुई दिल्ली में, इनकी एक बड़ी सभा होने वाली है। ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां जिलाध्यक्षों को साथ दी गई। 45 जिलाध्यक्ष तो उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं विपक्ष के तौर पर लड़ने के लिए। वहीं 5 जिलाध्यक्ष अभी भी बाकी हैं जिन्हें उन्हें घोषित करना है। और खास बात यह है कि जयपुर जिलाध्यक्ष को लेकर अभी भी मंथन जारी है और तय नहीं कर पाए हैं कि किसे जयपुर का जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।